अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबील है। मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और एक कायरोप्रैक्टिशनर हूँ, जो तकरीबन पिछले 8 से 10 साल में मैंने जो पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स मैंने फ़ॉलो किए हैं, उन सब को कंक्लूड करके मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है लो बैक पेन से रिलेटेड, उनके हवाले से गाइड करूँगा। सबसे पहले लोअर बैक पेन का जो एरिया हमारा स्टार्ट होता है T12 L1 थोरेसिक 12 और L1 से शुरू होता है, जो सैक्रम तक जाता है L5 S1 तक। ये हमारा लंबर का एरिया होता है। अब इस एरिया की प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, बिकॉज़ ये पूरा सेंट्रल एरिया होता है जहाँ पर पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम यहाँ पर रिलाई कर रहा होता है। जब भी ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, हमें प्रॉब्लम्स आती हैं बैक से रिलेटेड, लो बैक से रिलेटेड, या फिर उसके सिम्टम्स हमारी लोअर लिम्स में या टांगों में भी जाते हैं। जो सबसे पहले हम देख रहे होते हैं कि लो बैक पेन की नेचर क्या है। लो बैक पेन की नेचर हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए, ताकि हम खुद डायग्नोज कर सकें। हमें जब भी बैक पेन होता है, हम फिजिशियन के पास भागते हैं या ऑर्थोपेडिक फिजिशियन या सर्जन के पास भागते हैं, ताकि हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट लें और उसको क्योर करें, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर करें भी तो टाइमली करें, क्योंकि मेडिसिन इसका ट्रीटमेंट जस्ट ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है। अब नेचर ऑफ पेन मैं आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा, ताकि आप अपने बैक पेन को खुद आइडेंटिफाई करें, खुद अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखें और ख़ुद अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे बैक पेन हो क्यों रहा है। अब इसको मैं डिवाइड करके बता दूं कि लो बैक पेन दो वजूहात की वजह से होता है। या तो वो बायोमैकेनिकल होगा, जिसका हम नॉन ट्रॉमेटिक लो बैक पेन कहते हैं, या फिर उसको हम मैकेनिकल बैक पेन भी कहते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से, बॉडी पर लोडिंग आने की वजह से होता है। और यही मोस्टली प्रेवलेंस इसी बैक पेन की है कि आपको एक्टिविटीज़ की वजह से जो पेन आते हैं। अब दूसरी तरफ अगर चले जाएं तो वो ट्रॉमेटिक लो बैक पेन है, जो किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या सडन जर्की मूवमेंट्स की वजह से एक्यूट इंजरीज जो होती हैं, ये दो कैटेगराइज हम कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो ग्रुप है, ग्रुप ए, जिसको हम मैकेनिकल लो बैक पेन कहते हैं। अब ये हो क्यों रहा है? अब एक बंदा बिल्कुल फिट है इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 25 ईयर्स ओल्ड, हमारे पास 12 साल के बच्चे भी आते हैं कि बैक पेन है, उनकी अलाइनमेंट सही नहीं होती, थोरेसिक काइफोसिस बहुत बड़ा होता है, लंबर का बिल्कुल ज़ीरो होता है, एक्सटेंशन में पड़े हुए होते हैं और उन झुकाव इतना होता है कि उनको अगर छत की तरफ भी देखने को कहा जाए तो नहीं देख पाते। अब ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये टोटली बायोमैकेनिकल इशू है कि उसने अपने पॉस्चर को सही से अडॉप्ट नहीं किया। अब उसको बैक पेन हुआ, उसकी भी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मैकेनिकल लोडिंग की वजह से उसके मसल्स अपनी नॉर्मल रेंज, जितनी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनकी मेंटेन नहीं रहती, आहिस्ता 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 वो सिकुड़ने लगते हैं। अब जब सिकुड़ जाते हैं, कभी उस रेंज में फुल मूवमेंट होती है, उस पर स्ट्रेच आता है, वो इन दी फॉर्म ऑफ पेन फील होता है। जो अक्सर मोस्टली हाउस होल्ड जो वाइफ्स हैं, उनको मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है। किचन में लॉन्ग स्टैंडिंग है या फिर घर के काम है, कंटिन्यूसली काम करना, लॉन्ग स्टैंडिंग करना। अब उनके मसल्स लॉन्ग स्टैंडिंग में तैयार हो जाते हैं। जब लॉन्ग स्टैंडिंग में मसल तैयार होंगे, आप लॉन्ग स्टैंडिंग से जब सिटिंग की तरफ या आप सजदे की तरफ जाएंगे या आप लेटने की तरफ जाएंगे, वो आपको पेन करेंगे। और ये पेन क्यों करेंगे? क्योंकि उनको अपनी नॉर्मल रेंज में आना होता है। आप उसको कम्प्लीटली ट्रेन कर रहे होते हैं स्टैंडिंग में। ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है और गलत भी है। अब इसको कम करने के लिए जो मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी कैपेसिटी देखें कि कितनी देर के बाद ये पेन शुरू होता है। उस कैपेसिटी के हिसाब से जब शुरू हो बैठ जाएं या लेट जाएं, थोड़े स्ट्रेचेस करें, फिर उठ के दोबारा काम करने लग जाएं।
एक तो एडाप्टेशन है कि मसल्स जिस पोजीशन में होता है वहीं अडॉप्ट कर जाता है, आप उससे हट कर मूवमेंट करते हो तो ये पेन होता है, मोस्टली लोगों को यही है। और इसके रिज़ल्ट में जो फेसेट जॉइंट्स होते हैं, जो मोहरों के अंदर जो जोड़ बनते हैं ऊपर और नीचे के मोहरों में, वो लॉकिंग होती है। अब वो लॉकिंग क्यों होती है? एक तो लॉन्ग स्टैंडिंग प्लस दूसरा ट्विस्टिंग जो होती है स्पाइन की, वो ट्विस्टिंग रुक जाती है। अब स्पाइन को ट्विस्ट भी चाहिए, एटलीस्ट 70 to 80 डिग्री ट्विस्ट चाहिए इसको दोनों साइड पे। अब वो ट्विस्ट भी चाहिए होता है, स्पाइन को बेंडिंग भी चाहिए होती है, 90 डिग्री बेंड। अगर आप खड़े हैं तो आपको एटलीस्ट 90 डिग्री अपनी स्पाइन को बेंड करना है, ताकि नॉर्मल जो कमर के मसल्स की जो लेंथ है वो मेंटेन रहे। अब इस बेंडिंग को भी आपने मेंटेन करना है, सिटिंग में भी आपने जाना है, लाइन में भी जाना है, ये सारे मूवमेंट्स रखनी है ताकि उसकी लेंथ उसकी मेंटेन रहे। एक तो ये वजह होगी कि मसल टाइटनेस की वजह से बैक पेन हो रहा है, मैकेनिकल बैक पेन। दूसरी वजह ये है कि वो मसल्स इतना थक गए हैं काम का लोड ले लेकर कि उनके फैटीग होने की वजह से पेन आ रहा है। दूसरी वजह इसकी ये है कि फैटीगनेस। अब फैटीगनेस की जल्दी होने की वजह और भी बहुत सारी वजूहत हैं, मैं एक दो स्पेसिफिक जो रीज़न्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। अब मसल फैटीग क्यों होता है? अब थोड़ा सा काम करने के बाद पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल्स उतनी कैपेसिटी का लोड नहीं ले पा रहा होता। आप लेट्स सपोज आप 10 मिनट्स तक पेन फ्री काम कर रहे हैं, 10 मिनट्स के बाद पेन शुरू हो गया। अब आपकी कैपेसिटी 10 मिनट्स की है, इस 10 मिनट्स की कैपेसिटी को आपने मद्देनज़र रख के अपने आप को अडॉप्ट करना है। 10 to 12, 12 to 15 पे जाएंगे। अब ऐसे नहीं सुबह खड़े हुए रात में बैठे, या सुबह से बैठे में रात में आप उठें, ठीक है, जैसे ऑफिस वर्कर्स हैं, सुबह से बैठते हैं शाम तक फिर वो बैठ के ही काम करते रहते हैं। फैटिगनेस को इवेल्युएट करने के लिए एक और चीज़ होती है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और दूसरा विटामिन्स इम्बैलेंस भी कहते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैटिगनेस आ रही होती है। मीन थोड़ा सा भी काम किया या तो क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे या फिर मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। क्रैम्प्स होने की मेन वजह ये होती है कि मिनरल्स कम हो रहे हैं बॉडी में। अब मिनरल्स हमारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शॉर्ट टाइम वर्किंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में सारे मिनरल्स हैं जो हमें एनर्जेटिक रख रहे होते हैं। जैसे सोडियम मेन कंपोनेंट है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये सारी चीज़ें हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होती हैं कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती हैं, हमारे सिस्टम्स को चलाने में ये इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं या मिनरल्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब इन मिनरल्स को भी मेंटेन करना है। अब इन मिनरल्स को मेंटेन करने के लिए हमें या तो हमें डाइटरी मिनरल्स लेने जो हम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड पानी हम पीते हैं, बट अगर कराची की बात करें तो कराची का डेड वाटर है, इसमें मिनरल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। आप मतलब आपने पी, आपकी प्यास बुझी है, उसके आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अदरवाइज़ आप अगर आउट ऑफ कराची चले जाएं आपको पानी अच्छा मिलेगा पीने को, उसमें मिनरल्स नेचुरली भी होते हैं। अगर नहीं है आप अपना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करवाएं, उसके हिसाब से फिर आप एक्सटर्नली विटामिन्स या मिनरल्स जो हैं पेडिट्रिल ORS की फॉर्म में या कोई भी ORS, अब तो सिरप्स भी आ रहे हैं, लिक्विड्स में भी आ रहे हैं, जूसेस में भी आ रहे हैं ORS, उसको यूज़ करें ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहें। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहेंगे मसल्स को कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी, आप थकेंगे नहीं, कम थकेंगे या देर से थकेंगे जाके। दूसरी चीज़ ये हो गई। फिर उसके बाद विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन्स हमें टाइमली एनर्जी तो नहीं देते, विटामिन्स के अंदर जो मिनरल्स कंपोनेंट में मिक्स होता है वो हमें एनर्जी दे रहे होते हैं टाइमली, बट विटामिन्स में जो कैपेसिटी होती है वो हमें लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रखता है। जितनी भी क्योंकि बीमारियाँ होती हैं, जितनी भी बीमारियाँ ब्लड रिलेटेड है या सिस्टम से रिलेटेड है, मोस्टली अगर उनकी बैकग्राउंड देखी जाए तो विटामिन्स का जब इम्बैलेंस होता है तो वो प्रॉब्लम कॉज होती है। ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं, जैसे एनीमिया की एग्जांपल ले लें, ठीक है, जब HB कम होता है, आयरन कम होता है बॉडी में, तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। अब एनीमिया जब कम होगा तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। एनीमिया की वजह से वीकनेस, HB डाउन, ये सब चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। इसलिए विटामिन्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो फैटिगनेस को कम करें।
उसके बाद जो नेक्स्ट एक कॉज आती है वो आती है वियर एंड टीयर प्रोसेस। ठीक, अब वियर एंड टीयरिंग क्या है कि एज के साथ साथ मसल्स का या बोन्स का वीक होना, ये अबव 50 अबव 40 शुरू होता है, स्लोली शुरू होता है, दिन जाता है। हम इसको डिले कर सकते हैं, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। डिले ऐसे कर सकते हैं कि हमें अपनी बॉडी पर लोडिंग को बढ़ाना है, इंटरमिटेंट लोडिंग को, कंटिन्यूस लोडिंग को नहीं। आपने फॉर एग्जांपल 10 मिनट एक्सरसाइज की थके बैठ के, फिर आपने रेस्ट किया, नेक्स्ट डे आपने 11 मिनट, फिर नेक्स्ट डे 12 मिनट्स। आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी मसल्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। जितनी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट्स आती जाएंगी आपके पेन के हवाले से। फिर उसके बाद जो एक वजह है वियर एंड टियर के बाद, जो एक ख़ास वजह होती है वो है फ्लूइड इनटेक की। क्योंकि जितनी भी हमारी स्पाइन पे कंप्रेशन आती हैं वो उनकी बीच की जो डिस्क्स हैं, जो क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं एक से दो मोहरों के बीच में, वो उसको एक शॉकिंग कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लोडिंग ना हो। अब रात तक उसको वापस रीहाइड्रेट होना होता है, रात तक उसकी हाइड्रेशन इतनी कम हो जाती है कि वो एटलीस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर डिस्क की जो विड्थ है वो कम हो जाती है। अब जब डिस्क की विड्थ कम हो जाएगी, कंप्रेशन ज़्यादा आएगा आपकी नर्व्स पे जो दोनों मोहरों के या वर्टिब्रेज के बीच में से निकल रही होती हैं। इसलिए आपको फ्लूइड इनटेक एटलीस्ट कोशिश करें असर और मगरिब के बीच फ्लूइड इनटेक ज़्यादा रखें जब आपके काम एंड हो रहे हों, ताकि जब आप बेड रेस्ट पे जाएँ डिस्क के ऊपर से प्रेशर हटे, वो रीहाइड्रेट हो जाए। ये इसकी एक छोटी सी टिप होती है। क्योंकि जब भी इंसान सुबह उठता है तो उसकी ये रिसर्चेस भी हैं कि उसकी सुबह की हाइट और रात की हाइट में 1 से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। अब ये तो थोड़ी सी डिस्कशन थी कि क्यों होता है। अब इसकी नेचर कहाँ कहाँ होती है, जैसे अगर मैं स्पाइन को डिवाइड कर लूँ, ठीक, लंबर स्पाइन को L1, L2, L3, L4, L5। अगर आपको पेन सिर्फ कमर के साइड्स में रह रहा है, सिर्फ साइड्स में जो मस्कुलर पार्ट है, सेंटर में आपके वर्टिब्रेज हैं, साइड्स में अगर आपका पेन रह रहा है, मस्कुलर है वो, उसको लेकर परेशान नहीं हो। इट मीन वो पेन या तो मसल टाइट होने की वजह से है या मसल्स की स्ट्रेंथ कम है, अदरवाइज इसकी कोई तीसरी रीज़न नहीं हो सकती। ठीक है, कि कोई डिस्कल इशू हो या नर्व का इशू हो या और कोई न्यूरोलॉजिकल इशू हो, ऐसा कोई और वजह नहीं हो सकती। मोस्टली अगर लेट कर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो वो चला जाता है, या मसाज एट द एंड ऑफ द डे बैक पेन रहता है, मसाज को लाजमी अपनी लाइफ में रखें, डेली नहीं, एक दिन छोड़ के नहीं, 2 दिन 3 दिन नहीं तो 1 इन अ वीक और 2 इन अ वीक लाजमी रखें, वो भी सख्त हाथों से। ये नहीं कि आप बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से फ्रिक्शन मसाज दे रहे, नहीं, उसको फुल प्रेशर से, इतना प्रेशर से कि एटलीस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर स्किन जो है ना वो दब जाए, इतना आपने इसको मसाज से आपने रिलीज़ करवानी। ये तो साइड्स का पेन आ गया जो कमर के मसल्स में रहता है, दुखन रहती है। अब ये होता क्यों है? अगर कमर की दोनों साइड्स पे पेन है, मस्कुलर पेन, ठीक, बटक लाइन से ऊपर अगर पेन रह रहा है, इट मीन्स कि आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग ज़्यादा है, दोनों पाँव पर लॉन्ग स्टैंडिंग ज़्यादा है, ये लॉन्ग सिटिंग ज़्यादा है आपके दोनों बटक्स पर एट ए टाइम, ये एक वजह है। अगर वो बैक पेन एक साइड पर रह रहा है, राइट बैक में रह रहा है या लेफ्ट में रह रहा है, बटक से नीचे वो पेन नहीं जा रहा अभी, ठीक, वो सिर्फ लोकलाइज्ड रह रहा है, इट मीन्स कि वो पेन आपके, या तो आप 1 लेग स्टैंडिंग करते हैं एक टाइम पर, या फिर आपकी सिटिंग जो है वो एक साइड की ज़्यादा है। एक साइड की जब सिटिंग ज़्यादा होगी तो कंप्रेशन आपकी एक तरफ, पूरे अपर बॉडी का वेट सारा का सारा एक तरफ चला जाएगा। ये इसकी एक वजह होती है कि जब मस्कुलर पेन होता है वो अनइवन लोडिंग की वजह से होता है। उस लोडिंग को बेहतर कर लेंगे, अपनी सिटिंग सॉफ्ट रखें, बैक रेस्ट को हार्ड रखें, जब भी बैठें ऐसी चेयर पे बैठें जिसकी बैक रेस्ट ऊंची हो, बैक रेस्ट हार्ड हो और एटलीस्ट आपके नेक और हेड तक को कवर कर रही हो। ये तो मस्कुलर पेन है जो किसी भी साइड पे हो जाता है, आपने उसको रेमेडियल ऐसे ही करना है। अगर काम की नेचर ऐसी है, जैसे अगर स्कूल टीचर है, फॉर एग्जांपल स्कूल टीचर है, आप लंबर सपोर्ट लीजिए, ठीक, क्योंकि एकदम मसल ट्रेन नहीं होती, एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स मसल्स
लेते हैं अपने स्ट्रेंथ को वापस गेन करने में। अब अगर मसल्स का पेन है दोनों साइड्स पे, इसकी एक वजह ये भी होती है कि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ गिर रही होती है। जब मसल की ग्रेडिंग, हम उसको लेट्स सपोज 5 ग्रेड्स होते हैं, जब वो 5 से 4 ग्रेड में आता है तो ये उसकी स्ट्रेंथ गिर रही होती है। अब स्ट्रेंथ गिरने से भी पेनफुल सिम्टम्स आते हैं जिसको हमें नोटिफाई करना होता है, उसको प्रॉपरली उसकी एमएमटी मस्कुलर टेस्टिंग करके कि मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है। अब ये सारी वजह सिर्फ साइड्स पे जो पेन है उसकी होती है कि मसल्स के साइड में जो पेन रह रहा है, लो बैक के साइड्स में जो पेन रह रहा है, टोटली मस्कुलर इन नेचर है। लंबर रोटेशन, लेट कर दोनों टांगें मोड़ के दोनों टांगों को जब साइड पे आप टर्न करते हैं, लंबर रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। आप इसके करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं शेयर भी कर दूंगा ये एक्सरसाइजेस, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये हैं भी सारी एक्सरसाइज, और फेसबुक पर भी आप वहाँ से देख के फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस के लिए मैं आपको शेयर कर दूँगा। ये ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता कि मसल्स के साइड में पेन रह रहा है, ठीक। अब इसको ट्रीट करने के लिए जो मैंने कंपोनेंट्स आपको बताया, एक तो मसाज, पेन किलर लें तब लें जब लगे कि एक्सरसाइज के बाद भी दर्द कम नहीं हुआ, 1 से 2 घंटे तक दर्द है और वो बढ़ रहा है, एक पेन किलर ले लें। बट उसमें आप कोशिश करें कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी पहले लें, जैसे सिनफ्लेक्स या डेंजिन है, ये बहुत ज़बरदस्त हैं इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। और साथ एक डाइक्लोफेनिक ले लीजिए ताकि दोनों कॉम्बिनेशन में मिलके इन्फ्लेमेशन भी दूर हो और आपके पेनफुल स्टिमुलस भी दब जाए। इसके साथ दूसरी चीज़, अपने वाटर कंटेंट ये बहुत अच्छा रखें, पानी का इस्तेमाल मगरिब तक, मगरिब के बाद जब उसके बाद का जो टाइम होता है उसमें क्योंकि एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, पानी स्टे करता है बॉडी में, फिर वो किडनीज़ पे लोड आता है और फिर किडनीज़ के इश्यूज अलग से फिर शुरू होने लग जाते हैं। ये तो एक नेचर ऑफ पेन आ गई जो मसल्स में साइड्स पे रह गई है। अब अगर यही पेन साइड्स पीछे से बैक ऑफ द लो बैक से अगर ये होता हुआ लेटरली जा रहा है साइड्स पे और ये थोड़ा सा आगे की तरफ थाइस की तरफ भी आ रहा है, तो इट मीन्स के बैक पेन भी हो सकता है और ये किडनी का भी इशू हो सकता है। उसको इवेल्युएट करने के लिए सिंपल तरीका ये है, अगर आपको लग रहा है कि ये किडनी का इशू है, डेफिनेटली आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको बर्निंग होगी, मिक्सचुरेशन होगी आपके जेनिटल्स में। ये मेन सिम्टम होता है अगर आपको लो बैक के सिम्टम्स अगर वो कमर के लेटरल साइड पे या साइड्स पे और फिर आगे थाई की तरफ आ रहे हैं, तो इसको आप एकदम इवेल्युएट कर सकते हैं, ये ऐसा इशू नहीं हो रहा। हाँ, अगर ये दर्द जो आपको कमर के साइड से होके फ्रंट की तरफ रात के वक्त अगर बढ़ रहा है, जैसे आप लेटे हुए हैं या फिर आप सिटिंग में हैं, वो अगर बढ़ रहा है तो फिर डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल इशू है, आपको लंबर स्पाइन को देखना है, अपर लंबर स्पाइन को, क्योंकि उसकी अपर लंबर स्पाइन से नर्व्स वो सप्लाई दे रही होती हैं बटक लाइन तक और देन फॉरवर्ड आगे हिप जॉइंट को। L1 जो नर्व रूट होती है वो हिप जॉइंट को इंटीरियरली सप्लाई देती है। इसलिए जब भी इंटीरियर हिप पेन हो, हमें 3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं जब इंटीरियर हिप पेन की। एक तो किडनीज़ का फंक्शन देखना है, उसमें सिंपल पूछना है कि यूरिनेशन ठीक है, सही है, बर्निंग है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली हम इसको एब्सोल्यूट कर देंगे। सेकंड चीज़, हम जो लंबर के कमर के रोटेटर्स हैं, रोटेटर्स जो मसल्स हैं, ठीक है, लंबर के, उनको हम असेस कर रहे होते हैं। अब उसको कैसे असेस करते हैं, किसी एक साइड पे स्पेसिफिकली हम रोटेट करवाते हैं, पहले राइट देन लेफ़्ट। अगर राइट पे टर्न करते हुए लेफ़्ट पे स्ट्रेच या पेन आ रहा है, इट मींस लेफ़्ट के रोटेटर्स टाइट हैं, उनको रिलीज़ करेंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर राइट पे टर्न करते हुए लेफ़्ट पे टर्न करते हुए राइट पे स्ट्रेच आ रहा है, इट मींस कि आपके राइट के मसल्स टाइट हैं, आपको रोटेशन जो है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोटेशन करनी है ताकि ये रिलीज़ हो जाए। और सेंट्रल पेन होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया, वो मसल्स का पेन होता है। एक तो ये नेचर ऑफ पेन हो गई कि जो सिर्फ कमर की हद तक रह रहा है, उसको हमने इवेल्युएट किया। दूसरा पेन, अगर आपको कमर में दर्द है या नहीं, मोस्टली यही है कि कमर में दर्द नहीं होता
वो बटक्स में बिल्कुल सेंटर में पिन प्रिक लाइक सेंसेशन फील हो रही होती है। ऐसे लग रहा होता है कि वो किसी ने पिन लगा दी है, या फिर वो नाइफ लाइक सेंसेशन होती है चुभने वाली। वो जस्ट एक स्पॉट होता है, उसको हमें देखना होता है। और ये बहुत कॉमन, ये अर्ली जो बैक पेन होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है ये सिम्टम, और ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। मे बी ग्लूटियल मैक्सिमस या बटक्स का ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है, बट उस ट्रिगर पॉइंट के अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है वो दो चीज़ें और हैं। एक तो या तो हिप जॉइंट को देखना है, उसका पेन भी एज इट इज़ पोस्टीरियरली भी आ रहा होता है, इंटीरियर पीछे की तरफ बटक में भी आ रहा होता है हिप जॉइंट का, और फिर एंटीरियरली हिप जॉइंट में भी आ रहा होता है, उसको फिर हमें देखना होता है। अब उसके अलावा यहाँ जो नर्व आती है L1 से आ रही होती है, नंबर 1 से नर्व आती है, और वो बटक्स को सप्लाई देते हुए फिर वहाँ से टर्न करके थाई के आगे की तरफ टर्न कर जाती है। अब ये तीन चीज़ें हमने देखनी है अगर बटक में पेन है। या तो वो अपर लंबर से L1 से उसकी उस नर्व कंप्रेशन है, वो इजीली रिलीज़ हो जाता है, आप वहाँ पर टॉवल रोल रख कर लेट जाइए, वो रिलीव हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। या फिर हिप जॉइंट की वजह से है, अगर हिप जॉइंट की वजह से है, आप क्रॉस सिटिंग में बैठें, ज़मीन पे बेड पे क्रॉस सिटिंग में थोड़ी देर बैठें, फिर आप उठें, फिर बैठें, फिर उठें, 2 से 3 बार बैठने उठने में अगर वो पेन कम हो जाता है, इट मीन्स आपके हिप जॉइंट से रिलेटेड है वो। और अगर हिप जॉइंट से रिलेटेड नहीं हुआ तो फिर वो पेन सस्टेन करेगा, फिर वो ग्लूटस मैक्सिमस या बटक्स का ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है, आप उसको पैल्पेट करके उसको कंप्रेशन देकर उसको रिलीज़ करा सकते हैं। ये 3 वजूहात यहाँ पे हो सकती हैं। पहली जो वजह है वो मैंने आपको बताई कि कमर में सिर्फ लोकलाइज्ड पेन रह रहा है, एक जगह पे साइड्स जो साइड पे मसल्स हैं उनमें रह रहा है, मस्कुलर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सेकंड, बटक तक पेन जा रहा है, कमर में पेन नहीं भी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मोस्टली केसेस में नहीं होता। इसमें नर्व का भी इशू हो सकता है, हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकती है, इसमें किडनीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमें बस इवेल्युएट करना, या फिर ट्रिगर पॉइंट नॉट्स और गुठलियाँ बन जाती हैं बटक्स के अंदर, वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। अब नेक्स्ट अगर मैं पेन को देखूं तो अगर वो पेन कमर से निकल के वो बिल्कुल बैक ऑफ द नी तक आगे के फ्रंट से जा रहा है, फ्रंट से अगर आप बैठ रहे हैं, ये पेन मोस्टली मैं पहले अपर लंबर को डिस्क्राइब करूँगा कि L1 L2 का पेन है। अगर अपर लंबर का पेन है वो आपकी फ्रंट थाई पे, आप जो ही सिटिंग करेंगे चेयर पे, बेड पे, ज़मीन पे, एकदम से आपकी फ्रंट थाई में शुरू हो जाएगा, और रात के वक्त सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दे देगा। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे सिम्टम्स होते हैं अगर आप सॉफ्ट बेड यूज़ करते हैं तो। अब ये हमें L1 L2 को ट्रीट करना होता है। कोशिश करें 1 से 2 पिलो अपने चेस्ट के नीचे रख के उल्टा लेटें, उसमें ये है कि ये सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता रिलीव हो जाते हैं। या फिर इसकी एक और वजह होती है, ये सिम्टम्स हमें देखने होते हैं कि अगर पेन अब रेडिएट कर रहा है कमर से लेके बैक ऑफ द नी तक, तो वो पेन हमें 2 रूट्स हमें उसकी देखनी होती है। एक तो सेंट्रल रूट देखनी होती है जो L2 L3 के लेवल पे और L3 L4 के लेवल पे हमें देखनी होती है, और दूसरा हमें देखना होता है प्रीफॉर्मस मसल जो बटक के अंदर है। मोस्टली एक साइड पर बैठने की वजह से बटक्स पे कंप्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, वो बटक से पेन या सुनपन शुरू होता है, वो नी तक जाता है, ठीक, या फिर नीचे काफ तक भी, इवन दो के बिग टो तक भी वो रेडिएट कर रहा होता है। ये न्यूरोपैथिक पेन या इसको हम रेडिएटिंग पेन कहते हैं। ये भी डेंजरस नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक कंप्रेशन की वजह से आपके, मैंने पहले ही स्टार्ट में बता दिया था कि डिस्क जब पूरा दिन एक्टिविटी करने के बाद एंड ऑफ द डे पे वो डिस्क जो है ना वो डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाती हैं, तो नर्व्स पे कंप्रेशन आता है। अब उस कंप्रेशन को रिलीज़ करा देंगे, मसल्स रिलीज़ करा दें, नींद अच्छी कर लें, रेस्ट अच्छा कर लें, 6 से 8 घंटे का रेस्ट कर लें, और वाइटामिन्स रेगुलरली लें तो वो बेहतर हो जाता है, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना होता है। रेडिएटिंग पेन का सेम यही फॉर्मूला है, रात में अगर बढ़ रहा है आप पॉस्चर चेंज करते रहें, बट इवेल्युएट करवाइए, खुद नहीं कर सकते, एक अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से इवेल्युएट करवा लें, ठीक, कि आपको किस रूट से पेन आ रहा है। जब भी हमें ट्रीटमेंट करवाने जाना हो, हमें रूट्स को देखना है। पहली चीज़ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हमें सेंट्रल रूट देखनी है, फिर हमें पेरिफेरल रूट की तरफ जाना है। दर्द घुटने के अंदर होता है बट उसकी रूट कमर में होती है। आपको अगर पेन नी पेन के साथ पेशेंट आ रहा है तो उसकी कमर को लाजमी असेस करें, हिप को लाजमी असेस करें।
ताकि पेशेंट पेन फ्री होके जाए। अब एक दर्द की नेचर है जो बटक से शुरू होता है, पूरी टांग में रन करता है। अब ये शेटिक पेन के सारे, जिसको हम शेटिक पेन या शेटिका कहते हैं, कोई बीमारी नहीं है। कमर के दर्द को जो कमर से निकल के टांग तक जा रहा होता है उसको शेटिका इरकुन्निसा कहते हैं। इरकुन्निसा कोई बीमारी नहीं है, जस्ट एक सिम्टम है, चला जाता है। अब जब ये रेडिएटिंग पेन, इसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं, इधर वो वन साइड ऑफ द लेग पे है या दोनों टांगों में है, वो सुनपन के साथ है या सुनपन के बगैर है, वो वॉक में होता है या रेस्ट के वक्त होता है, इसको थोड़ा मैं क्लासीफाई करूँगा। अब अगर आपको एक टांग में रेडिएट कर रहा है दर्द, मोस्टली यही केसेस मिलते हैं कि एक टांग में ज़्यादा जा रहा होता है, बहुत क्रॉनिक स्टेजेस में जाके फिर वो दोनों टांगों में रेडिएट करता है। एक टांग में अगर पेन रेडिएट कर रहा है, आप पेशेंट का स्टैंडिंग पोस्चर देखें, शर्ट रिमूव कराएं, शर्ट की रिमूव कराने के बाद अलाइनमेंट देखें, दोनों शोल्डर्स लेवल पे हैं या नहीं हैं, पोस्टीरियरली घुमा के आप प्रॉपर अलाइनमेंट में देखें। मोस्टली अलाइनमेंट के इश्यूज मिलते हैं जिनको हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं और असेसमेंट में यूज़ नहीं करते। आप अपनी सेल्फ असेसमेंट ऐसे ही करते रहें। शोल्डर्स अगर ड्रॉप हैं, एक साइड पे अगर ड्रॉप है, इट डजेंट मीन कि शोल्डर में इशू है, इट मीन्स कि स्पाइन पे इशू है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब रेडिएटिंग पेन अब नमनेस के साथ भी है तो इट मीन्स वो क्रॉनिक हो गया है, दर्द नहीं है, सिर्फ पाँव सुन है, कोई एक या दोनों, तो इट मीन्स वो दर्द, वो जो प्रॉब्लम है कमर का, वो बहुत क्रॉनिक हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। उसको ट्रीटमेंट भी उसी इंटेंसिटी के साथ देना है ताकि वो पेन और वो जो सिम्टम्स हैं उसके कम हो जाए। अब यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं मेरा एक पाँव सुन है, मैं डायबिटिक हूँ तब सुन है, मेरा एक हाथ सुन है, मैं डायबिटिक हूँ तब सुन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको डायबिटीज़ की वजह से सुनपन आता है पाँव में या हाथों में, वो बाइलेटरल दोनों तरफ होता है, दोनों हाथ एक साथ सुन होंगे, दोनों पाँव एक साथ सुन होंगे। इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जो अक्सर डायबिटीज़ पेशेंट्स में होती है बट बहुत लेट स्टेजेस में जाके होती है। अगर इन पेशेंट्स को भी डायबिटीज़ कंट्रोल करवाया जाए तो ये बेहतर हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब लो बैक का जब भी हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के पेशेंट्स आते हैं, अब उनमें से फ्रैक्शन देके या फेबर टेस्ट करके या क्रॉस सेटिंग में बिठा के हमें देखना होता है किस पोजीशन में सिम्टम्स गए हैं। जिस पोजीशन में सिम्टम्स जाएं वहाँ के मसल्स इवेल्युएट करें और उसको फिर ट्रीटमेंट दें। अब एक पेन आपको चलते हुए दर्द हो रहा है वॉकिंग में, डेफिनेटली वो प्रीफॉर्मस का पेन है या फिर कंप्रेशन कमर में हो रहा है मसल्स की वजह से। अगर आपको थोड़ी देर चलने में दर्द है, फिर थोड़ी आप दूर चलते हैं, दर्द टांग में जाता है, फिर और चलते हैं पाँव सुन हो जाता है, डेफिनेटली वहाँ की नर्व कंप्रेशन में है। आपको सेंट्रली अपनी कमर को भी ट्रीट करवाना है, हिप को भी ट्रीट करवाना है और करना है। मैं थेरेपिस्ट से स्पेशली ये कहूँगा कि पूरे रूट को देखें। जब भी कमर के पेशेंट्स आते हैं पूरी रूट देखें ताकि पेशेंट पेन फ्री होके जाए एटलीस्ट, या फिर अगर पेन फ्री नहीं भी होता उसको अपनी डायग्नोसिस लाजमी लिख कर दें कि आप ये डायग्नोज हुए हैं, पेशेंट खुद जाके पढ़े और देखे अपनी प्रॉब्लम्स को। अगर आपको सिटिंग में हुआ इट मीन्स कि अपर लंबर स्पाइन एंटीरियर थाई पे, फ्रंट थाई पे है। वॉकिंग में हुआ इट मीन वहाँ पर डिस्क हर्निएशन है या डिस्क पे कंप्रेशन है। ठीक, एक तो ये मैकेनिकल लो बैक पेन की कैटेगरी थी जिसमें हम दर्द को देखते हैं, या वो लोकलाइज्ड है, सिर्फ कमर तक है, दूसरे लेवल बटक्स तक जाता है, तीसरे लेवल में नी तक जाता है, चौथे लेवल में एंकल तक और पांचवें लेवल पे फुट को भी इन्वॉल्व करके पाँव सुन होने की तमाम फीलिंग्स हैं। अब ये सारे मैकेनिकल लो बैक पेन, इसको आप ट्रीट कैसे करना है? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है, वाइटामिन आपने लाजमी लेने हैं डेली बेसिस पे। आप कोशिश करें कि फॉर अ मंथ अपनी वाइटामिन थेरेपी लें जिसमें मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स एक चार्जर है आपकी नर्व्स का और आपके ब्लड सेल्स का। बी कॉम्प्लेक्स ऑन ऑफ लेते रहा करें। एक्स्ट्रा अगर ले भी लिया आपने, बॉडी बैलेंस रखती है, वो उसको एलिमिनेट आउट कर देगी स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, जो भी एक्सक्रीशन के सोर्सेज या रूट्स होते हैं उनके थ्रू रिलीज़ कर देती है बॉडी। वाइटामिन्स लें, मिनरल्स लीजिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अपनी स्लीप को बेहतर करें। अगर नींद दर्द की वजह से नहीं आती तो ट्रीटमेंट लीजिए, स्लीपिंग पिल्स पर मत जाइए। स्लीपिंग पिल्स पर जाने का मतलब ये है कि आपकी नेचुरल स्लीप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी।
उसके अलावा जो हमें नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि वर्किंग गैप्स आपको देने हैं। आपको एटलीस्ट काम के बीच में जब आपको दर्द शुरू हो उससे पहले ही आप अपना टाइम नोट कर लें कितनी देर बाद आपको तकलीफ़ शुरू हो रही है। उस तकलीफ़ से पहले आप बैठ जाएं, 2-3 मिनट 4 मिनट बैठें, फिर आप खड़े हों, दूसरा काम शुरू करें। एक वक्त में एक काम करें, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि घर के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाउस वाइफ की एग्जांपल ले लें, किचन में भी काम हो रहा है, वहाँ पर लॉन्ड्री का भी काम है, सफाई भी चल रही है, 3 काम एक साथ नहीं करें, एक ही काम स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपकी बॉडी फटीग की तरफ ना जाए। अब इसके बाद जो एक्सरसाइजेज रिकमेंडेशन है वो बहुत ज़रूरी है कि पोस्चर को देखते हुए एक एक्सरेज वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में। फिज़िकली असेसमेंट में भी पता चल जाता है कि स्पाइन किस पोजीशन में है, इधर वो एक्सटेंशन में है या फ्लेक्शन में है, बहुत ज़्यादा आगे झुकी हुई है ऐसे या बहुत झुका हुआ है आगे की तरफ, ठीक, उसमें पता चल जाता है। वो आप एक्सरे कराएं और क्लियर हो जाता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शन आप अपना रखें। अब पेशेंट को बटक से पेन निकल के नीचे जाता है, प्रीफॉर्मस लाजमी ट्रीट करें सेंट्रल बैक में जाने से पहले, ठीक। एक तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट चीज़ जो है मेडिकेशंस, हमें पूरी मेडिसिनल हिस्ट्री पेशेंट की लाजमी देखनी है। मेडिसिनल हिस्ट्री क्या, जो वो फिजिशियन से दवाएँ ले रहा है या ले रही है। अब उसमें सबसे पहली चीज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, क्योंकि नर्व जब इरिटेट होती है, इरिटेशन के साथ साथ उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, एक्यूट से लेके क्रॉनिक तक जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी ऐड नहीं करता, सिनफ्लेक्स टेंसिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये लाजमी ऐड नहीं चाहिए। अगर नहीं ऐड, आप फिजिशियन को आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं, फिजिशियन को आप रिटर्न में दे सकते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐड कीजिए। दूसरी चीज़ ये, अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी मसल्स में काम करेगा, नर्व्स पे थोड़ा बहुत काम करेगा, बट जो एक्चुअल काम करता है वो प्रीगैबलिन काम करता है, वो नर्व के सिग्नलिंग को ब्लॉक कर देता है। प्रीगैबलिन बहुत ज़्यादा डोज नहीं, 50 mg काम करती है, 300 mg भी यहाँ लोगों को लेते हुए देखा है, बट उसमें सिम्टम्स ख़त्म नहीं होते। प्रीगैबलिन के साथ साथ जो सुपरफिशियल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, जैसे मसाज के लिए ऑइंटमेंट्स, ब्रोफिन, डाइक्लोराइन, ये 2 क्रीम्स बहुत इफ़ेक्टिव। वोल्ट्रोलिमल जेल भी बहुत अच्छा है, बट वो बहुत टाइम लेता है उसके इफेक्ट्स आने में। आइबुप्रोफेन या ब्रोफिन क्रीम से खूब दबा के मालिश करें जहाँ जहाँ भी दर्द होता है, ये भी बेहतर हो जाएगा। अगर खड़े रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लंबर सपोर्ट यूज़ करें। लंबर बेल्ट फ्लेमिंगो बेस्ट बेल्ट है, इसको ये ब्रांड नेम है फ्लेमिंगो, इसको याद रखें। लोकल ब्रांड पे कभी मत जाइए, वो 2-3-4 दिन बाद बिल्कुल वो लूज़ हो जाएगा। आप फ्लेमिंगो का बेल्ट यूज़ करें अगर आपकी सिर्फ लंबर स्पाइन इन्वॉल्व है। अगर आपकी थोरेसिक स्पाइन भी इन्वॉल्व है, लंबर स्पाइन के साथ शोल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली पूरी स्पाइन इन्वॉल्व होती है जब एक जगह पर प्रॉब्लम होती है। आप फिर शोल्डर सपोर्ट बेल्ट यूज़ करें, उसमें लंबर सपोर्ट भी आ जाती है। शोल्डर सपोर्ट पोस्चरल बेल्ट में शोल्डर्स भी सपोर्ट हो जाते हैं और बहुत आसानी हो जाती है। इसको डीलोडिंग टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम कमर के लोड को फिक्स करके हम सेंट्रलाइज कर रहे होते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है, ज़्यादा यूज़ ना करें। अब इसको पहनने के तरीके क्या हैं कि आप 2 आवर्स इसको बांध लें, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा इसको खोल दें, जिस टाइम इसको निकालें स्ट्रेचेस करें, एक्सरसाइज करें, आप थोड़ा रिलैक्स हों, फिर उसके बाद बांध लें और अपना काम शुरू करें, ठीक, जो भी आपकी एक्टिविटी है। अगर आप ऑफिस वर्क करें, आपको जब भी नमाज का गैप होता है उसमें आप मस्जिद में जाएं, आप नमाज प्रॉपर्ली नॉर्मल तरीके से पढ़ें और उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचेस करें, देन आप अपना काम शुरू करें। अब यहाँ से आपका लंबर सपोर्ट का भी हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आपको वाइटामिन्स लेने हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम विटामिन डी हमेशा एक साथ यूज़ करें, कभी भी अकेले में यूज़ मत करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे की अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं तो वो आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, सिर्फ अकेले विटामिन डी ले रहे हैं तो हेल्प आउट नहीं करेगा। वो ऐसा ही है, आपने खाया और वो रिलीज़ हो गया, ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है। नेक्स्ट चीज़ ये कि कमर का दर्द है
आप सर्जन के पास या फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आपको नीचे बैठने से, झुकने से मना कर देता है। अब इसमें कितनी हकीकत है, अब मैं इस चीज़ को नहीं मानता। इसमें मुझे सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि नीज़ की जो रेंज है वो कितनी है। अगर आपका घुटना पूरा मुड़ रहा है, आप तशहद में, अतहियात में पूरा बैठ रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है चेयर पे या ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ने की। आप नॉर्मली नमाज़ पढ़ें। उसमें ये है, आप जब सजदे में जाएं उसको बढ़ा दें थोड़ा सा, ताकि आपके कमर के जो इरेक्टर स्पाइनी मेजर मसल ग्रुप होता है कमर का, जो पीछे से जो नेक से शुरू होता है, एक लिगामेंटम फ्लेवम जो नेक से शुरू होकर लंबर तक जाता है, दूसरा इरेक्टर स्पाइनी जो मिड ऑफ द बैक से शुरू होकर नीचे पेल्विस तक जा रहे होते हैं, ताकि वो स्ट्रेच आउट हों, पूरी फ्लेक्शन में आप जाएं, पूरी बेंडिंग में जाएं, फिर बैठें, फिर वापस सजदे की टाइमिंग और रुकू की टाइमिंग, ये 2 टाइमिंग्स आप अपनी बढ़ा लें, ताकि आपके थाइस पे भी स्ट्रेच आए, आपकी कमर पे भी स्ट्रेच आए। बहुत अगर डर है, एक एक्सरे अपना लीजिए थोरैकोलम्बर स्पाइन का लेटरल व्यू और एंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू लीजिए, उसकी एक पिक्चर खींचिए, मुझे व्हाट्सएप कर दें। उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, या फिर मुझे फेसबुक पे भेज दें, मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा आपको करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको एक्सरेज के बाद आपको अपने कर्व को देखना है, और स्पेशली जो थेरेपिस्ट हैं उनको देखना है कि स्पॉन्डाइलोलाइसिस, लिस्थीसिस, ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अक्सर रिपोर्ट्स में लिखी होती हैं। स्पॉन्डाइलोसिस ऑफ लंबर स्पाइन, दिस L1 L2 L5 फला फला। तो स्पॉन्डाइलोसिस बेसिकली डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। डिजेनरेटिव चेंजेस कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डिले कर सकते हैं। अगर आपकी एज कम है, जैसे अभी तो ऑस्टियोपेनिया या बोन डेंसिटी कम हो जाती है, अगर 30 इयर्स या 25 ईयर ओल्ड किसी भी इंडिविजुअल को उठाया जाए तो उसमें मिलेगी, क्योंकि ना ही डाइट अच्छी है, ना एक्सरसाइज अच्छी है, और ना ही इन्वायरमेंट में एक्सपोजर है सनलाइट का। बॉडी की हेल्थ तब बेहतर होती है जब बॉडी पर लोडिंग आए। अभी रिसेंट 2 साल पहले की एक रिसर्च है कि जितनी भी साइकिलिंग अगर की जाए, ये ओल्ड एज जो इंडिविजुअल्स थे उन पर हुई है ये रिसर्च, उनको अगर साइकिलिंग रिकमेंड की जाए 3 वीक्स के बाद उनकी बोन डेंसिटी बेहतर होने लगती है। बोन डेंसिटी बेहतर होने की वजह यह है, जितना बोन्स पर लोड आएगा उतने वो स्ट्रॉन्ग होंगे और स्ट्रेंथ बेहतर होगी। बोन डेंसिटी के लिए ये बेहतर होता है कि आप वाइटामिन्स के साथ साथ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, एरोबिक्स एज वेल एज स्ट्रेचिंग, प्लस उसके बाद जब पेन कम हो जाए तो स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम लाजमी बना कर दीजिए। अब स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम के भी अलग तरीके हैं, वो भी मैं बताऊंगा। पहले स्पॉन्डाइलोलाइसिस और लिस्थीसिस का बता दूं। लाइसिस और लिस्थीसिस का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये वियर एंड टियर सिचुएशन से हट के होता है। एक्सट्रीम ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से ये फ्रैक्चर सिचुएशन होती है कि एक साइड की स्पाइन या दोनों साइड की स्पाइन के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक अगर आ जाए, वहाँ पर फ्रैक्चर हेयर लाइन है या कंप्लीट है। अगर वो दोनों साइड पे है स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस, उसमें जो वर्टिब्री है वो स्लिप आउट कर जाएगी, या आगे की तरफ या पीछे की तरफ। वो सर्जिकल प्रोसीजर है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, प्लेटिंग होती है, वो बिल्कुल परफेक्ट सिम्टमलेस पेशेंट हो जाते हैं और डैमेज भी नहीं होता। दूसरी स्पॉन्डाइलोलाइसिस अगर यूनिलेटरल एक साइड का फ्रैक्चर है, मीन एक साइड पे कमर ट्विस्ट ज़्यादा हुई और एक साइड का फ्रैक्चर, जिस साइड पे ट्विस्ट हुआ उसके अपोजिट फ्रैक्चर है, उस साइड पर भी हो सकता है, बट अपोजिट का रिस्क ज़्यादा होता है। स्पॉन्डाइलोसिस में अगर सर्जरी नहीं करवानी, नो प्रॉब्लम, उसकी लंबर बेल्ट कॉर्सेट पे भी नहीं जाना, लंबर बेल्ट दें और उसको उसका पोस्चर मीन्स के जो अगर उसका स्पॉन्डाइलोलाइसिस है, अगर उसको फ्रैक्चर है एक साइड मोहरे के एक साइड पे, तो आप उसको देखते हुए जो उसका कर्व आ रहा है उसके हिसाब से फ्लेक्शन या एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस ऐड कीजिए, तो वो मेंटेन रहता है। उसकी पोजीशनिंग कराते रहें, विटामिन्स अच्छे से दें, कुछ टाइम बाद वो हील अप कर जाता है। बट उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है सिर्फ एक मूवमेंट की, ट्विस्ट नहीं करना। स्पॉन्डाइलोलाइसिस और लिस्थीसिस में ट्विस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, लंबर रोटेशन नहीं देनी। अगर देनी है लंबर रोटेशन तो आपने पेल्विस को स्टेबलाइज करके लंबर को रोटेट करना है, ये नहीं कि आपने डायरेक्टली लंबर स्पाइन को हिप जॉइंट के साथ मिलाकर रोटेट, लंबर रोटेशन आपने बिल्कुल नहीं करानी। दूसरी चीज़ ये
कि आपने उसकी पोजीशन देखनी है वर्टिब्री की कि वो आइदर आगे स्लिप्ड है या पीछे है। अगर आगे की तरफ स्लिप्ड है तो फिर आपने उसको एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करवानी, पीछे की तरफ स्लिप है तो फिर आपने एक्सटेंशन करवानी है। और उसको एक्सटेंशन में करवा के आप उसकी टेपिंग भी कर सकते हैं, प्लस एक्सटेंशन में करवा के उसको लंबर बेल्ट आप प्रॉपरली बांध लें, कॉर्सेट बनवा लें, अच्छा है फ्रैक्चर सिचुएशन में। ठीक, अब तो खैर स्क्रूइंग से सर्जरी करके उसको फिक्स कर देते हैं, वो भी ऐसा जितना कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, बिल्कुल इजीली हो जाता है और सिम्टमलेस हो जाता है। हाँ, किसी ऐसे सर्जन से करवाएं जो आपको गारंटी दे, जो गारंटी ना दे वहाँ कभी भी मत जाएं। अब स्पॉन्डाइलोलाइसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की सिचुएशन ये ट्रीट करने के बाद अब जब नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कि जब भी आरटीए के पेशेंट्स होते हैं, जो मेन कंप्रेशन फ्रैक्चर, ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ भी होती है। हमें एटलीस्ट सब एक्यूट में हमें तो नहीं छेड़ने देते, क्रॉनिक सिचुएशन में मीन 21 डेज़ के बाद जाके हमें इस पेशेंट को छेड़ना होता है। अब कंप्रेशन फ्रैक्चर की मेन जो साइट होती है वो अपर लंबर स्पाइन है, उसको हमें बेल्ट भी अपर लंबर स्पाइन पे बांधना है, ट्विस्ट नहीं करना। कोई भी फ्रैक्चर वाली सिचुएशन में ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ट्विस्टिंग के लिए हमें बिल्कुल मना होता है फ्रैक्चर वाली सिचुएशन को। अब पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जब भी आप ट्रीट करें, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ट्रीट करने के लिए हैमस्ट्रिंग की लेंथ लाजमी देखें, काफ मसल्स की लेंथ लाजमी देखें और लंबर रोटेशन लाजमी देखें कि कितना रोटेट कर रहा है। इनमें से किसी भी एक चीज़ में प्रॉब्लम या दोनों में। और तीसरी एक जो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरी अपनी रिसर्च है अभी कुछ 6 to 8 मंथ्स पहले की, सिर्फ प्रीफॉर्मस का स्ट्रेच से ही बैक पेन चला जाता है। ऐसा बैक पेन जो बटक से निकलता है वो टांग में रेडिएट करता है। रेडिएटिंग पेन मोस्टली कॉज वन साइडेड एसिमेट्रिकल सिटिंग की वजह से है। इसको बेहतर करें, इंशाल्लाह ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी सिटिंग पोजीशन को बहुत अच्छी रखें, नीचे की जो बैठने की जगह है उसको सॉफ्ट रखें, बैक रेस्ट हार्ड रखें। आजकल जो काउच हैं, ये जो बेड हैं, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं एक साइड पे बैठ के एक पाँव नीचे दूसरा बेड के ऊपर, तो उसमें एक साइड पर लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रॉब्लम्स कमर की तब तक सॉल्व नहीं होंगी जब तक आपके मसल्स की स्ट्रेंथ प्लस आपकी कमर की अलाइनमेंट अच्छी नहीं हो जाती। मसल की स्ट्रेंथ कैसे बेहतर करनी है, एक तो जनरल एक्सरसाइजेस से आपने उसके पेन को मैनेज करना है, प्लस फिर आपने 2 वीक्स के बाद पेन मैनेज हो जाता है, आपने इंड्योरेंस ट्रेनिंग पेशेंट की शुरू करवानी है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या होती है, आपने पेशेंट की पूरी बॉडी को असेस किया, सर्वाइकल से लेके लंबर स्पाइन तक आपने यहाँ तक असेस किया, आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपने उसको पूरा प्लान बना कर देना है। डिस्क बल्ज, स्टेनोसिस, फाइब्रोमाइल्जिया, इन लेग्स की ट्रीटमेंट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और असेसमेंट। देखिए डिस्क बल्ज का तो मैं बता चुका हूँ। डिस्क बल्ज कुछ भी नहीं, टाइमली कंप्रेशन है स्पाइन पे। आप लंबर थ्रस्ट, हाई वेलोसिटी थ्रस्ट सीख लें। हाई वेलोसिटी थ्रस्ट अगर नहीं भी आता, साइड लाइन में आप सिर्फ मोबिलाइजेशन देंगे, डिस्क बल्ज अच्छा हो जाता है। डिस्क बल्ज को बेहतर करने के लिए आपको जो इरेक्टर स्पाइनी, क्वाड्रेटस लंबोरम, इन दोनों की लेंथ बेहतर करनी है। मसल टाइटनेस, जो मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि जो मसल्स के सिर्फ साइड्स, कमर के सेंटर में पेन है, लोकलाइज्ड पेन है, मसल्स में दर्द है, वो बटक से नीचे नहीं जा रहा। डिस्क बल्ज की वजह से भी हो सकता है, बट मसल्स जब टाइट होते हैं तब डिस्क बल्ज होता है। मसल्स को रिलीज़ करवा लें, डिस्क खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। स्टेनोसिस बेसिकली जो फोरामेन होता है, स्पाइनल फोरामेन, वो गुजर रहा होता है बिल्कुल फेसेट्स जॉइंट के बराबर से। जब भी आपको स्टेनोसिस मिलती है, स्टेनोसिस में सिम्टम क्या होता है, मैं पेशेंट को लेट सपोज अगर डिस्क बल्ज है, पेशेंट डिस्क बल्ज वाला एसिम्टोमेटिक होता है, आपको मिलेगा भी नहीं, एसिम्टोमेटिक मिलेगा। आप डिस्क, जब तक डिस्क प्रोलैप्स ना हो आपको सिम्टम्स बहुत कम मिलते हैं। डिस्क प्रोलैप्स में, प्रोट्रिएन में भी थोड़े बहुत सिम्टम्स कभी आते हैं कभी नहीं, प्रोलैप्स में जाके अच्छे। डिस्क बल्ज को तो आप भूल जाएं कि कोई बीमारी है, स्टेनोसिस भूल जाएं कि कोई प्रॉब्लम है। स्टेनोसिस बेसिकली कंप्रेशन है, आपके फेसेट्स जब लॉक होते हैं, फेसेट्स को अनलॉक कर लें, स्टेनोसिस सही हो जाता है। स्टेनोसिस का सिम्टम ये है, पेशेंट वॉक कर रहा है,
उसे प्रॉब्लम आ रही है, पेन आ रहा है उसको, ड्यूरिंग वॉक उसको पेन आ रहा है, इट मीन्स स्टेनोसिस है। स्टेनोसिस को बेहतर करने के लिए नंबर 1 एक चीज़, सबसे पहले आप लंबर थ्रस्ट दें, जितना भी आप उस पर प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। लंबर थ्रस्ट से फैसेट जॉइंट रिलीज हो जाएंगे, फोरामिन का जो गैप है स्पाइनल फोरामिन का वो बेहतर हो जाता है। उसके बेहतर होने की वजह से सिम्टम्स आना ख़त्म हो जाते हैं। अब स्टेनोसिस आगे ना हो, क्या करना है? स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग कैसे? अगर पेन उसका ख़त्म हो गया, डायरेक्ट उसको जिम में डालें, उसको 2 वीक्स का कार्डियो का प्लान बनाते हैं, साइकिलिंग, जिम, मल्टी जिम करे, ट्रेडमिल करे, एलिप्टिकल ट्रेनर करे, ताकि उसके मसल्स ट्रेन हो थोड़े से। फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया देखें, ये एक ऐसे पेनफुल सिचुएशन है जो हमारे मेंटल एक्टिविटी से रिलेट कर रही होती है, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। अगर किसी को डिप्रेशन है, ठीक, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन 3 लेवल होते हैं। स्ट्रेस ये है कि आपको वर्कलोड की वजह से है, कोई प्रॉब्लम है, आया, आपने रेस्ट किया, चला गया, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, कोई दर्द, कोई सर दर्द, कोई दुखान, कोई चक्कर, पेट खराब, कुछ नहीं। स्ट्रेस, एंजाइटी, एंजाइटी में आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, थोड़े थोड़े सिम्टम्स आते हैं आपकी बॉडी पे। डिप्रेशन में एक्सट्रीम सिम्टम्स आते हैं। आपको फाइब्रोमाइल्जिया डिप्रेशन का सिम्टम है फाइब्रोमाइल्जिया, वो कैसे बेहतर होगा? 2 तरीके, एक तो पेशेंट की साइकोलॉजिकली थेरेपी आपने करनी है, सॉर्ट आउट करना है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसकी प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना है। जितना हो सके प्रोफेशनली आप अपने प्रोफेशनल कैरियर सर्कल में रह के उसको ट्रीट करें। उसके अलावा देखें कि उसके ट्रिगर पॉइंट्स, जो हम उसके 14 पॉइंट्स देख रहे होते हैं, सर्वाइकल पे, ट्रैप्स में, ब्रेकियोरेडियलिस में, बाइसेप में, क्वाड्रिसेप्स में, हैमस्ट्रिंग में, काफ मसल्स में, जो उसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट्स, 14 या और 18 पॉइंट्स होते हैं, उनको देखें वो पॉजिटिव हैं क्या नहीं, वो रिलीज़ कराएं। प्लस स्पाइनल मैनिपुलेशन, सर्वाइकल, थॉरैक्स, लंबर, तीनों की मैनिपुलेशन दें। जब नर्व्स रिलीज होंगी, पेशेंट खुद ब खुद फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स उसके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक 3 to 4 डेज़, 5 डेज़ तक पेशेंट को साथ रखें। फाइब्रोमाइल्जिया उन पेशेंट्स में होता है जो साइकोलॉजिकली बहुत वीक होते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स पर नहीं ले जाना, उनको एक्सरसाइज के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, हेल्थी डाइट के थ्रू। फाइब्रोमाइल्जिया वाले को कहते हैं कि नमक कम से कम ले जितना हो सके, और डाइट अपनी जो जो जैसे फैटी एसिड्स कम लें, चिकनाहट वाली चीज़ें कम लें, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ ज़्यादा करें, और थके जितना हो सके, एक्सरसाइज में थके, फाइब्रोमाइल्जिया चला जाता है। अब असेसमेंट का यही है, आप इसको बल्ज और स्टेनोसिस का What are the causes of repeated vertebrae subluxation and what precautions can stop it? Subluxation vertebrae में देखें तभी आएंगी जब वो किसी भी वियर एंड टियर प्रोसेस से गुजरेगा या ट्रॉमेटिक इंजरी से गुजरेगा। सबलक्सेशन एकदम नहीं आती। अगर सबलक्सेट बार बार वर्टिब्री हो रही है तो इट मीन्स के आपके वहाँ पर कोई फ्रैक्चर है, और अगर ऐसा है तो आप उठ भी नहीं पाएंगे। सबलक्सेशन इसको आप नहीं कह सकते, हाइपर मोबिलिटी कह सकते हैं। आपके किसी भी लेवल पे स्पाइन के हो सकती है, बट वो हाइपर मोबिलिटी किसी एक लेवल पे होती है। एट द सेम टाइम वो हाइपर मोबिलिटी एक लेवल पर क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लेवल्स पर स्टिफनेस आ रही है। अब उस स्टिफनेस को कोप करने के लिए सेकंड लेवल जो है, सेकंड लेवल का जो आपकी वर्टिब्री सबलक्सेट कर रही है या ट्रांसलेट कर रही है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, वो कंपनसेशन करती है। अब उस कंपनसेशन को ख़त्म करने के लिए नेक से लेकर लंबर स्पाइन तक हमें देखना होता है कि कहाँ पर स्पाज़म है, कहाँ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड। उस रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स पर काम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रोटेशन और ट्विस्ट। ठीक, वो भी पहले देखेंगे कि स्पॉन्डाइलोलाइसिस कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, या कहीं पे कंप्रेशन फ्रैक्चर या लेटरल फ्रैक्चर या फेसेट सिंड्रोम तो कोई नहीं है जहाँ पर रिस्क है या कॉन्ट्राइंडिकेशन है रोटेशन की। ये चीज़ें होती हैं। अब अलग अलग लेवल्स पर से जब हम हटा देंगे कंप्रेशन तो ये सबलक्सेशन खुद ही बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर सबलक्सेशन हो रही है
या मैं इसको हाइपर मोबिलिटी कह रहा हूँ, ठीक है, मोस्टली लो L4 L5 पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा है। आप उस एरिया को एक तो सपोर्टिव रखें, जितने भी आपके वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स में लंबर बेल्ट का यूज़ करें। फ्लेमिंगो का मैंने नाम बताया है, फ्लेमिंगो को यूज़ करें ताकि उस एरिया में 2 to 3 वीक्स तक आप इसको थोड़ा सा रखें, ताकि वहाँ पर ड्यूरिंग वर्किंग वहाँ लोडिंग कम से कम हो। जब लोडिंग कम होगी उसकी ट्रांसलेशन या मूवमेंट्स कम हो जाएंगी। जब मूवमेंट्स कम होंगी वो ऑटोमेटिकली उसके सॉफ्ट टिश्यूज़, उसके मसल्स, लिगामेंट्स, उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स उसको कैचअप करने लग जाएंगी, वो टाइट होने लग जाएंगी। साथ बगैर एक्सरसाइज के सबलक्सेशन या एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी को हम कम नहीं कर सकते। उसके लिए उस स्पेसिफिक रीजनल एक्सरसाइज होती हैं, जैसे L5 के लिए मेरे एक्सरसाइजेस हैं, मैं वो शेयर भी कर दूंगा सबलक्सेशन की कि वो किस लेवल पे है। इसका बेस्ट यही हल है कि आप इसका जो है एक एक्सरे थोरैकोलंबर स्पाइन का, अगर लंबर स्पाइन में है, सर्वाइकल में है तो सर्वाइको थोरेसिक उसका एक एक्सरे इरेक्ट स्टैंडिंग में आप कराएं, प्लस एक बेंडिंग में 2 व्यूज़ आपने मुझे देने, लेटरल और पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू देने, ठीक। उसमें फिर मैं देख लूँगा कि वो कितना सबलक्सेट या हाइपर मोबाइल है, फिर मैं उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइजेस गाइड कर दूँगा। ये सारी चीज़ें थी। अब मेडिकेशंस भी मैंने आपको बता दी, सर्जरीज भी। अब फिजियोथेरेपी में टोटली फ्लेक्शन पैटर्न में, एक्सटेंशन पैटर्न में एक्सरसाइजेस का होता है। वो एक्सरसाइज और पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से हम देखते रहते हैं। अब जो सैयद हैदर ने सवाल किया कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हमारे पास डिस्क बल्ज की कोई नहीं है, स्टेनोसिस की कोई नहीं है, फाइब्रोमाइल्जिया की कोई भी नहीं है कॉन्ट्राइंडिकेशन। आप इजीली इसको ट्रीट करें, बट विद साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ। असेसमेंट के लिए हैदर एक बुक है मैगी की, वो आप उसको मैं रिकमेंड करूँगा, वो आप लें, या फिर आप NPTE, वो मैं आपको, आप मुझे अपना ईमेल शेयर कीजिएगा, मैं आपको वो सेंड कर दूँगा। उससे आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, उसमें पूरी रिव्यू बुक है। या फिर आप टाइडीज फिजियोथेरेपी 12th एडिशन उसको रिव्यू करें, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक। अब लो बैक पेन में सर्जरीज़ का आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं मोस्टली एक्यूट बैक पेन के आ रहे हैं, क्योंकि सीजनल चेंजेस हैं काफ़ी। सीजनल चेंजेस की वजह से मसल स्पैज़म एक्यूट हो रहा है। अब एक्यूट मसल स्पैज़म की वजह से पेशेंट डायरेक्टली इमरजेंसी में जाता है, वहाँ पर फिर वो डायरेक्टली सर्जरीज़ की तरफ ही रेफ़र करते हैं। इट्स बेटर कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन होती है, एक्यूट बैक पेन होता है, लंबर ट्विस्ट कर जाती है, उठा नहीं जा रहा, सिर्फ 2 डेज़ रेस्ट कीजिए, टैबलेट सिल्फ्लेक्स या डेंजिन इसको यूज़ करें, एयरटेल यूज़ करें और मसाज करें अच्छा सा, ठीक। लंबर पे ब्रोफिन और डाइक्लोरेंस, ये 1 से 2 दिन में बिल्कुल सेट हो जाता है। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी की तरफ जाइए।